नमस्कार। क्या बिहार बदलाव चाहता है? इस सवाल का जवाब बिहार के लोग 14 नवंबर को दे देंगे। उससे पहले सभी दल लोगों के बीच जाकर ये उम्मीद जगाएंगे कि उनको वोट मिलेगा तो बिहार का कितना भला होगा, और बिहार के लोग ये तय करेंगे कि किसके सिर पर ताज सजाना है। लेकिन सत्ता की इस चुनावी लड़ाई में कई बुनियादी मुद्दे हैं जिनका समाधान बिहार के लोग चाहते हैं। उनमें गरीबी से निजात पाना है, अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम करना है, बीमार पड़ने पर बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी है, अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली पानी चाहिए, आमदनी के साधन चाहिए और ऐसी कानून व्यवस्था चाहिए जिसको देखकर अपराधियों की रूह कांप जाए। इन सवालों की चर्चा सभी दल, सभी नेता कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी में आमूल चूल बदलाव की बात नीतीश कुमार की सरकार भी कर रही है और वादों का पिटारा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी खोलकर बैठे हैं। इन दोनों पक्षों के बीच पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि जनहित के लिए कैसे काम किया जा सकता है और राजनीति को कैसे बदला जा सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी, इसके बारे में अभी से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर की बातें बिहार के लोगों के लिए उम्मीद का एक झरोखा ही सही खोलती जरूर है। उनके वादों में अगर सच्चाई है तो उनको देखकर दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। हालांकि प्रशांत किशोर खुद को जर्जर नाव नहीं मानते या नहीं समझते, या तो वो मानते हैं कि उनकी नाव चुनावी नदी को पार कर जाएगी या फिर तिनके की तरह बिखर जाएगी। उन्होंने ही कहा था कि उनकी पार्टी या तो 150 से ऊपर सीटें जीतेगी या 10 सीटों से नीचे रह जाएगी। इसके पीछे की गणित तो पीके ही जानते होंगे, लेकिन पीके जिस राजनीतिक व्यवस्था को आज सड़ी गली मानते हैं और उसको बदलना चाहते हैं, उसके लिए रोड मैप क्या है? आखिर अभी तक यही दिख रहा है कि पीके भी उसी रेगुलर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिससे बिहार लगातार गुजरता आ रहा है। हसीन सपनों के पीछे पीके आज उस एके की तरह दिख रहे हैं जो एके 12 साल पहले दिल्ली में दिखते थे। एके यानी अरविंद केजरीवाल। मैं यहाँ पीके की तुलना एके से नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई अक्सर ऐसी तुलना की तरफ बढ़ जाती है। पहली बात तो यह है कि पीके का सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर है, होना भी चाहिए। कोई भी संवेदनशील और दूरदर्शी नेता शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगा। जहां बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगी वहां बेहतर विकास होगा। और पीके खुद भी कहते हैं कि वो जो कुछ कमाते हैं वो सरस्वती की कृपा से कमाते हैं, यानी शिक्षा के कारण कमाते हैं। बात सही भी है, नॉलेज का कोई विकल्प नहीं होता। संयोग से पीके की जन स्वराज पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिला है वो स्कूली बस्ता भी है। स्कूली बस्ता देखकर आदमी अनायास खुश हो जाता है, क्योंकि वो मासूम बच्चों की पीठ पर टंगे सुनहरे भविष्य की निशानी होता है। पीके ने यह वादा किया है कि सरकारी स्कूलों में जब तक सुधार नहीं होता तब तक 15 साल तक के स्कूली बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस भी उनकी सरकार भरेगी अगर वो सत्ता में आते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति वाकई निराशाजनक है। इसी साल यानी 2025-26 के लिए ही बिहार में शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट रखा गया, 61,000 करोड़ रुपए का, यानी कुल बजट का 21.7%। लेकिन इससे स्कूल नहीं बदले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि ना स्कूलों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लाइब्रेरी है, और ये सब छोड़िए शिक्षकों की कमी तक है। और ये तब है जब पिछले दिनों भारी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के मुताबिक 2023-24 में बिहार में 78,120 स्कूल थे, जो एक साल के अंदर घटकर 76,320 रह गए हैं। ऐसा उस पॉलिसी की वजह से भी हुआ है कि जिस प्राइमरी स्कूल में 50 से कम बच्चे हों उनका मर्जर हाई स्कूल में कर दिया जाए। आलम यह है कि एक साल में 1800 स्कूल बिहार में बंद हो गए। बिहार में 8,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं। 2019 में बिहार सरकार ने हर पंचायत में 12वीं तक की पढ़ाई के लिए एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात की थी, लेकिन वादे वादे ही रह जाते हैं।
और करोड़ों रुपए कहां जाते हैं ये पता नहीं चलता। सामने आता है तो पूरे देश की तुलना में बिहार में स्कूल से ही बच्चों की ड्रॉप आउट की संख्या सबसे ज्यादा होती है। 2024-25 के ही UDISC के मुताबिक अगर 10,000 बच्चे बिहार में पहली क्लास में दाखिला लेते हैं तो 5वीं क्लास तक आते आते 290 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। देश के स्तर पर देखें तो यह संख्या 190 है। देखा जाए तो देश के स्तर पर भी सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन बिहार में और भी ज़्यादा है। पढ़ाई पर कम फोकस के कारण बिहार में नकल की तस्वीर हर साल इम्तहानों के दौरान आती है कि कैसे अपने बच्चों को नकल की पर्ची पकड़वाने के लिए स्कूलों की छतों दीवारों से माता पिता लटकते दिखते हैं। इस पर लालू यादव ने एक बार कहा था कि मौजूदा सरकार नकल को रोक नहीं सकती। मेरे समय में सारे बच्चों को किताबें दे दी जाती थी और कहा जाता था कि ठीक है, किताब से ढूंढ कर लिखो। लेकिन जब पहले से पढ़े ही नहीं थे तो 3 घंटे यूं निकल जाते थे और ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते थे। लेकिन ये भी क्या कोई तरीका है? बच्चों का फेल होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिना पढ़े पास हो जाना उससे भी बुरी बात है। इसीलिए पीके एक उम्मीद तो जगाते हैं, मगर उस उम्मीद को कैसे पूरा करेंगे इसका रोड मैप नहीं दिखाते। वो कह रहे हैं कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरते तब तक 15 साल के बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस वो खुद भरेंगे, यानी सरकार भरेगी अगर सरकार बन गई तो। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल हाई क्वालिटी की शिक्षा बिहार में दे रहे हैं? आजकल कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल और अस्पताल जगह जगह खुलते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ ना एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड है, न स्वास्थ्य सुविधा का कोई पैमाना है। इसीलिए प्राइवेट स्कूलों का फीस भरना कोई बेहतर शिक्षा व्यवस्था की दिशा में बढ़ाया गया कदम नहीं दिखता। दूसरी बात पहली बात से ही निकलती है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि शराबबंदी नीतीश सरकार का एक शानदार फैसला था, क्योंकि एक तो शराब तमाम बुराइयों और बर्बादियों की जड़ है, और जो समाज गरीब और उपेक्षित होता है, जहाँ बेबसी और विपन्नता होती है, वहाँ पक्का बर्बादी लेकर के ही शराब आती है। लेकिन पीके इसलिए शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं कि शराब बिहार में अवैध तरीके से बेची खरीदी जा रही है। वो सिस्टम की गड़बड़ी है, वो भ्रष्ट व्यवस्था का सबूत है, लेकिन इससे शराबबंदी का कानून गलत नहीं हो जाता। पीके अगर ये कहते कि वो ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे शराब बेचने खरीदने वालों की खैर नहीं होगी तो बात समझ में आती। लेकिन पीके कह रहे हैं कि शराबबंदी का कानून हटा देने से 15 से 20 हजार करोड़ रुपए आ जाएंगे। एक तो इतनी रेवेन्यू आती नहीं। शराबबंदी से पहले 2016 तक सालाना 4,000 करोड़ रुपए की कमाई होती थी, लेकिन उन रुपए की कीमत पर समाज कितना सार्थक बदलाव को देख रहा है ये जरूर देखना चाहिए। बिहार में 2015-16 और 2019-20 के बीच घरेलू हिंसा में 12% की कमी आई, मामूली ही सही। कई महिलाएं खुलकर इसके लिए शराबबंदी को श्रेय देती हैं। क्या इस सच्चाई को नकार दिया जा सकता है? यहाँ पीके केजरीवाल के रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। केजरीवाल ने भी दिल्ली में शराब की दुकानें गली गली खुलवा दी थी कि उससे पैसे आएंगे जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। महात्मा गांधी कहते थे कि साधन खराब हो तो साध्य महान नहीं हो सकता, रास्ता गलत हो तो मंजिल सही नहीं हो सकती। माता पिता शराब पिएंगे और बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर लेंगे, ये बात गले उतरने वाली नहीं लगती। बच्चों को अच्छा बचपन मिले, इसके लिए ये जरूरी है कि शराब को कोई समाज ना कहे। लेकिन पीके तो केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते दिख रहे हैं, जहां गांधी सिर्फ आदर्शों का बोझ उठाने के लिए हैं और बच्चों की शिक्षा का दावा शराब बिक्री के बहाने के लिए। तीसरी बात लोकतंत्र के शुद्धिकरण का है। चुनावी राजनीति में बढ़ता वंशवाद लोकतंत्र की सेहत पर एक बड़ा सवाल है। उस वंशवाद के खिलाफ आवाज पीके उठा रहे हैं, लेकिन पहली बार चुनाव मैदान में उतरे और वंशवादी राजनीति का साया उनके आदर्शों पर मंडराने लगा। नीतीश कुमार के यस मैन रहे पूर्व IAS और मोदी सरकार में मंत्री रहे RCP सिंह जब पीके के साथ आए तो उनकी बेटी लता सिंह को टिकट मिल गया। ये सवाल जब NDTV ने पीके से पूछा तो हिंदी के सारे स्वर उनकी जिह्वा से फूट पड़े, बस ठोस जवाब नहीं दे पाए। इसमें परिवारवाद के एग्जाम्पल तो है जी, बताएं कहाँ पे? लता जी, एक
लता जी जो है वो आरसीपीजी की बेटी हैं और क्या उनकी क्या उपलब्धि है? उपलब्धि ये है कि वो नई महिला हैं और लॉयर हैं और अस्थावा में लंबे समय से काम करती रही हैं। आप जाकर वहाँ पता कर लीजिए और उनके एज ग्रुप में महिला के तौर पर, पढ़ी लिखी महिला के तौर पर अस्थावा में उनसे बेहतर अगर कोई नाम होगा। सिर्फ आरसीपी से ही नहीं बल्कि दूसरे भी तमाम नेता पुत्रों और पुत्रियों को टिकट मिले, लेकिन पीके खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरे। हालांकि एक समय वो ताल ठोंक रहे थे, बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अंत तक सस्पेंस बनाकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी नेता की इच्छा हो कि वो चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लड़ाएगा, क्या करेगा वो तय करेगा। पीके कर रहे हैं, लेकिन पीके ने तेजस्वी के खिलाफ हुंकार भरने के बाद कदम खींच लिए तो इससे आरजेडी पीके की पार्टी पर हावी हो सकता है कि आप पीछे हट गए, हम तो इंतजार कर रहे थे। इन सबके बीच सवाल है कि क्या पीके के लिए पाटलिपुत्र का रास्ता आसान है? मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि जवाब तो 14 नवंबर को मिलेगा, लेकिन इस जवाब के रास्ते में अड़चनों के तमाम पत्थर बिखरे पड़े हैं। बिहार में देश की 10% आबादी रहती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सिर्फ 3.2% है। बिहार की कुल अर्थव्यवस्था ही 10,97,000 करोड़ रुपए की है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था 331 लाख करोड़ की है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये सालाना है, जबकि देश में ये 2,35,000 रुपये सालाना है। रोजगार का आलम यह है कि होमगार्ड के 15,000 जवानों की वैकेंसी आई तो 8 लाख आवेदन आए। पीके रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी भी कर रहे हैं। पीके माइग्रेशन रोकने की बात कर रहे हैं, यही बात नीतीश कुमार और तेजस्वी भी करते आ रहे हैं। पीके बुजुर्गों को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की बात कर रहे हैं, वही बात और काम नीतीश करते आ रहे हैं और तेजस्वी कहते आ रहे हैं। लेकिन वादों के जंगल में उनके रोड मैप मानो कहीं गुम हो गए हैं, और इसीलिए बिहार का भविष्य भी नेताओं के चुनावी शोर में आज गुम है। बस फर्क इतना है कि उस शोर में अपने लिए संभावनाओं का एक लाउड स्पीकर पीके की भी सज गई। और हाँ, चलते चलते एक बात और याद आई। पीके ने कहा था कि बिहार में लोग जाति पर वोट नहीं देते। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके जवाब की वजह क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, तर्क क्या है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ज़मीन की सच्चाई क्या है। हम फिर मिलेंगे वर्चस्व की एक नई लड़ाई के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।